नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, आज के वीडियो का टॉपिक आप सभी लोग जानते हैं कि हम लगातार आप लोगों के ही विशेष मांग पर हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के छात्रों के विशेष मांग पर लगातार हम जो है मैथ्स का प्रैक्टिस करवा रहे हैं। मित्रों, मैथ को मैंने बहुत विधिवत तरीके से पढ़ा दिया है, इसमें किंतु परंतु कोई गुंजाइश नहीं है। 24-25 वीडियो की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप अगर मैथ में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं तो उन सभी वीडियोज को एक बार आप देख लीजिएगा और ईमानदारी से पढ़ लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। उसके बाद सवालों पर जो प्रैक्टिस आप करते हैं वो अपने स्तर से करते रहिएगा। देखिए, किसी के ऊपर निर्भर रह करके ऐसा नहीं है कि कोई प्रैक्टिस नहीं कराएगा तो हम नहीं पढ़ेंगे। आपकी परीक्षाएं नज़दीक हैं, आप सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए। ऐसा नहीं है दिन भर आप यूट्यूब पर टहलते रहेंगे तो बेरोजगारी के दौर में यूट्यूबर नए नए रोज पैदा हो रहे हैं और आप अगर उन्हीं यूट्यूबरों को मतलब कि उनको ही लाइक वगैरह करेंगे तो आपकी ज़िंदगी उन्हीं की तरह गुजर जाएगी, है ना। तो आपको करना यही है कि उन लोगों से थोड़ा सा अलग होना है, अलग हो करके अपने आप को एक अलग ऊंचाई देना है। जहाँ पे भीड़ रहती है वहाँ पे कुछ न कुछ खामियां होती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो भीड़ से अलग हो करके आपको अपनी मंजिल और अपना इतिहास स्वयं बनाना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आइए चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और 2019 के प्रश्न पत्र की हम आपके सामने प्रश्न पत्र कैसे लिखेंगे उसको भी हम बताएंगे और इस प्रैक्टिस पेपर को जो है सॉल्व करवाते हैं। सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पर जो है क्या लिखना है, यहाँ पर अति लघुत्तरी प्रश्न लिखना है। ठीक है, अपने कॉपी के बीच में जो है यहाँ पे ऐसे लिखना, ऊपर आ रहा है ना, ऊपर आ रहा है, अति लघुत्तरी प्रश्न ऐसे लिखना है। ठीक, उसके बाद जो है प्रश्नोत्तर नंबर 1 डाल करके सवाल को हल करना प्रारंभ कर देना है। पहले वीडियो में मैंने जो है कैसे सवाल हल करते हैं मैंने उसमें बताया है। हर एक प्रश्न पत्र को सॉल्व कराते समय हम ये नहीं बताएंगे कि इसे कैसे सॉल्व करना है। आप सभी लोग वाकिफ होंगे कि आपको कैसे लिखना होता है, क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर पास करके आए हैं और अगर बैक लगी है तो आपको खुद पता होगा कि आपने गलतियां कहाँ की थी। ठीक है, आपको अपने ज्ञान की प्रदर्शन इस मतलब कि पेपर में नहीं करना होता है, क्योंकि डीएलएड का पेपर है। इसमें जो है आपके ज्ञान की प्रदर्शन नहीं होता है कि आपके पास ज्ञान कितना है, आपके पास प्रतिभा कितनी है, आपके शिक्षण शास्त्र कितनी बेहतरीन है, इसका आपको एनालिसिस करवाना होता है, विश्लेषण करवाना होता है। अर्थात आप कितने बेहतर तरीके से बच्चों को सिखा पाएंगे, बिल्कुल उसी तरीके से आपको पेपर में भी लिखना होता है। हमारी बातों को ध्यान रखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है परिमेय संख्या -24/25। -24/25 का क्या बताया गया है, समतुल्य कौन सा है। समतुल्य का मतलब होता है किसी एक संख्या से इसे काटिए जिससे यह समतुल्य आ जाए। किससे यह कटेगा आप बताइए। ठीक है, 45 है, 15 नहीं है भाई, 45 25 नहीं है, 45 है, मैंने गलत कर दिया। अब एक संख्या ऐसी ढूंढिए जिससे यह जो है ऊपर नीचे कट जाए। ठीक है, हम देख रहे हैं 3 से कट जाएगा, 3 8 24 और 3 15 45। ठीक है, -8/15 जो है इसका समतुल्य आ जाएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वह सही हो जाएगा, 8-8/15। ऐसी संख्या ढूंढना होता है जिससे अंश और हर दोनों विभाजित हो जाए। ऐसा नहीं है कि आप इसे 4 से काट दीजिए, इसे 5 से काट दीजिए, एक संख्या से दोनों काटना पड़ता है। ठीक है, चलिए प्रश्नोत्तर नंबर 2 की बात करते हैं। इसी तरीके से आपको लगाना है। प्रश्नोत्तर नंबर 2 क्या कहता है, x/4 + 10, ठीक है, बराबर -4। तो x का मान आपसे पूछा गया है, x का मान। ठीक है, आपको जो है प्रश्नोत्तर नंबर 1 अति लघुत्तरी प्रश्नों में डायरेक्ट आपको लिख देना है। जैसे ब वाला उत्तर सही है तो ब लिख करके -8/15 आप इसी तरीके से लिख देंगे तो आपको 1 नंबर पूरा फुल मार्किंग दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अति लघुत्तरी प्रश्नों में आपको सॉल्व करना पड़ता है और बहुविकल्पी प्रश्नों में नहीं सॉल्व करेंगे तो भी चलेगा। और अगर आपके पास समय है और आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो आप सॉल्व कर देंगे तो आपको एक बेहतर रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां पर देखिए इसे सॉल्व करने का प्रयास करिए। हमने हमेशा बताया है बीजीय व्यंजक को एक तरफ रखते हैं और अंक गणितीय व्यंजक को एक तरफ रखते हैं। x/4 इस तरफ है तो इसी तरफ रहने देंगे और इधर जो है -4 पहले से बैठा हुआ है और +10 को इधर लेकर के आएंगे, -10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x/4 इज इक्वल टू -4 और -10 दोनों माइनस का रहेगा, जुड़ेगा, एक प्लस का एक माइनस का रहेगा तो घटेगा। और जुड़ने या घटने पर हमेशा चिन्ह किसका आता है, जो बड़ा रहता है उसी का चिन्ह आता है। अगर दोनों धन धन है तो हमेशा धन का चिन्ह आएगा, अगर दोनों ऋण ऋण है तो हमेशा ऋण का चिन्ह आएगा। अगर एक धन है एक माइनस है
एक धन है एक ऋण है तो हमेशा घटेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए -4 है -10 है तो घटेगा नहीं, हमेशा जुड़ेगा। दोनों धन रहेगा तब भी जुड़ेगा, दोनों ऋण रहेगा तब भी जुड़ेगा, लेकिन एक ऋण एक धन है या एक धन एक ऋण है, दोनों घटेगा हमेशा। ठीक है, तो -10 -4 कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा। -14 का मतलब -14/1 दिया गया है। हम तिर्यक गुणा इसे कर लेंगे, 1 का x में गुणा करेंगे तो x 1 के x हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 14 चौका 56 -56। ठीक है, कितना आ जाएगा, -56 आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्नोत्तर नंबर 3 की बात करते हैं मित्रों। एक वर्ग जिसकी भुजा 1.6 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। मित्रों आप सभी लोग जानते हैं वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं वह वर्ग कहलाता है। और हमने आपको बताया है कि वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है मित्रों, क्या होता है, भुजा की घात 2। ठीक है, भुजा की घात 2 मतलब भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है, 1.6 है, 1.6 का वर्ग कर दीजिए। 1.6 का मतलब 1.6 का वर्ग का मतलब 1.6 का गुणा 2 बार करना है। ठीक है, यहाँ पे 3 होता तो मतलब 3 बार गुणा करना है। ठीक है, तो 1.6 गुणे 1.6 करिएगा कितना आएगा, 256 आएगा। 1600 नहीं 256 होता है। ठीक है, अब दशमलव लगाना है हमें कितने अंक के बाद, 2 अंक के बाद। तो दाहिनी हाथ से 2 अंक गिनते हैं और यहां पर ला करके दशमलव लगा देंगे तो आ जाएगा 2.56। कितना आ जाएगा, 2.56। और हमेशा जब भी आप क्षेत्रफल निकालिएगा इस बात को ध्यान रखिएगा, हमेशा जो भी आंकड़ा दिया रहेगा, जैसे मीटर दिया गया है तो मीटर स्क्वायर आप लगाइएगा। जब भी आयतन निकालिएगा तो घात 3 लगाइएगा, स्क्वायर क्षेत्रफल निकालिएगा तो घात 2 लगाइएगा। इन छोटी छोटी बातों का आपको जरूर ध्यान देना है, क्योंकि यहां से जो है आपके नंबर कटते हैं या बनते हैं या जुड़ते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया है, मैं मिटा देता हूं इसे, है ना, आप नोट करते जाइएगा। वैसे कुछ ज्यादा नोट करने लायक नहीं है, बस इसे देखते जाइए। चौथा क्वेश्चन है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है। मित्रों यह क्वेश्चन यूपी टेट का फेवरेट क्वेश्चन है, यूपी टेट का, और हमें लगता है 2014 एक साल छोड़ करके लगातार पूछा गया है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है। मित्रों सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। कौन सी होती है, 2 होती है। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है ये जो है अभाज्य होती है, या ऐसे ही आपसे कहा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तब भी 2 होगा। और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, क्योंकि 2 सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, इस वजह से इसे हम बोल देते हैं सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। या यूं कहे तो एक ऐसी सम संख्या है जो कि अभाज्य, इकलौती एक ऐसी सम संख्या 2 है जो कि अभाज्य है ना। और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, और इसी भाज्य संख्या को हम यौगिक संख्या भी बोलते हैं, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की अगर बात करें तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या मित्रों कौन सी होती है, 1 होती है। प्राकृतिक संख्या की परिभाषा हमने बताया है कि ऐसी संख्या है जिससे हम वस्तुओं को गिनना प्रारंभ करते हैं, वो होती है प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, तो वस्तुओं को गिनना हम प्रारंभ किससे करते हैं, 1 से करते हैं, कभी 0 से नहीं करते हैं। इस वजह से 0 को हम प्राकृतिक संख्या में काउंट नहीं करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए 0 कैसी संख्या है, 0 इज ए पूर्ण संख्या, मतलब होल नंबर है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन हो गया ना। चौथा क्वेश्चन क्या हो गया, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होती है। ठीक, और सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। 5वां सवाल देख लीजिए, 5वां सवाल यहां पर दिया गया है, आप इसे लिखते जाइएगा, है ना। चलिए 5वां सवाल देखिए। 5वां सवाल आपके सामने है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर है तथा आधार 15 सेंटीमीटर है, त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हम मित्रों हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये हमने एक फार्मूला बताया आपको। ये जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल का सदाबहार फार्मूला होता है, जिसमें आपको त्रिभुज का आधार पता हो, ऊंचाई पता हो। मित्रों अगर आपको आधार और ऊंचाई का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, आपको संरचनात्मक ज्ञान ही नहीं है कि आधार क्या होता है, ऊंचाई क्या होता है, तो आपको जरूरत है निशांत ज्ञान के प्लेलिस्ट में जाकर के बारीकी से एक एक वीडियो का अध्ययन करने की, अगर आपको यह भी नहीं पता है। ठीक है, यहां पर आपको मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं, तो त्रिभुज के बारे में डिटेल में जानकारी मैं नहीं दे सकता हूं। अगर आपको इतनी भी पकड़ नहीं है तो मैं, ये कोई शर्माने वाली बात नहीं है कि मुझे आधार और ऊंचाई नहीं पता है। आप किसी
किसी क्लास में नहीं है, आप हमारे सामने हैं और ऑनलाइन हमारे सामने हैं, और आप हमें मतलब कि आपको लजाने और शर्माने की कोई बात नहीं है। प्लेलिस्ट में जाइए, ईमानदारी से एक एक वीडियो अपने सिलेक्शन के लिए देख लीजिए, क्योंकि आपका सपना आपके माता पिता के सपने को बराबर है, तो उनके पूरा करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा ईमानदारी से, है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है 45, कितना दिया गया 45, 45 बराबर हो जाएगा 1/2, आधार कितना है 15 है, और ऊंचाई आपको निकालनी है, ऊंचाई को हम यच मान लेते हैं। ठीक, अब हम इसका गुणा कर लेते हैं। मैंने आपको बताया है 15 मतलब 15/1 है, यच मतलब यच/1 है। मैंने बताया बराबर के दोनों ओर जब बटे में चीजें दी हुई होती हैं तो ऊपर का ऊपर, हर का हर में और अंश का हर का हर में और अंश का अंश में हम काट देते हैं। ठीक है, और जब गुणा में रहेगा तभी कटेगा, यहां पर प्लस माइनस है तब नहीं कटेगा। ठीक है, तो 15 × 45, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब डायरेक्ट इसका गुणतिरियक गुणा कर दीजिए, एक का गुणा एक में करेंगे, एक एक के एक, एक के एक, यच हो जाएगा ना, यच, यच का गुणा एक में करना, यच बराबर यहां हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 मीटर, क्या है मीटर है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, हमें लगता है कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी आपको जो है अतिलघुत्तरी प्रश्नों को करने में नहीं रहा होगा। 2019 में 2 पेपर हुआ था क्योंकि एक पेपर लीक हो गया था। ठीक है, सेमेस्टर का। चलिए अतिलघुत्तरी प्रश्नों की समाप्ति हम करते हैं, अब आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों की समाप्ति है, अब आते हैं अतिलघुत्तरी प्रश्नों पर। यह बहुविकल्पीय प्रश्न था। ठीक है, 6वां सवाल आपके सामने है, यहां पर लिखिएगा अतिलघुत्तरी प्रश्न। मैंने गलती से बहुविकल्पीय प्रश्न की जगह अतिलघुत्तरी प्रश्न डाल दिया था, है ना। ए धन 1/a का स्क्वायर बराबर 2, तो यहां पर a धन 1/a का स्क्वायर नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। a स्क्वायर धन 1/a का स्क्वायर है ना। ये थोड़ा सा गलत जो है हो गया है टाइपिंग। तो आपसे पूछा गया है a धन 1/a का मान बताइए, a धन 1/a का मान बताइए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हम जानते हैं a धन 1/a, अगर इसका हम वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है, a धन 1/a, a धन b के होल वर्ग का फार्मूला आपको पता है। a धन b के होल वर्ग का फार्मूला क्या होता है, a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab होता है कि नहीं होता है ना। उसी फार्मूले को हम यहां पे यूज कर देते हैं। एक a का वर्ग मतलब a की जगह पर a है, और 1/a की जगह पर b मान लेते हैं। a का वर्ग हो गया, धन b का वर्ग मतलब 1/a का होल वर्ग, धन 2 गुणे a की जगह पर a, b की जगह पर 1/a। कोई दिक्कत हमें नहीं लगता है, कोई समस्या आपको हुई होगी। a धन 1/a का होल वर्ग बराबर हो जाएगा a स्क्वायर, 1/a का होल वर्ग करना है, इसका होल वर्ग करना है। ठीक है, जब भी भिन्न का होल वर्ग करना होता है तो अंश का वर्ग अलग करते हैं, हर का वर्ग अलग करते हैं। एक का वर्ग जब आप करेंगे तो एक ही आएगा, एक का घात 3 करेंगे तो एक ही आएगा। एक के कितनों भी घात हो जाए उसका मान हमेशा एक आता है। जैसे 1 की घात 11 का मान कितना होगा, 1 होगा। और किसी भी संख्या का घात अगर 0 है उसका मान 1 होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर 5 की घात 0 है तो इसका मान 1 होगा, अगर 10 की घात 0 है तो इसका मान 1 होगा, और 1 की घात कोई भी हो, 1 की घात अनंत हो तो उसका मान 1 ही होगा, क्योंकि 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 करते जाइए, 1 आता चला जाएगा, है ना। तो हो जाएगा 1/a का घात 2 करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, यहां a से कट जाएगा, 2 1 के 2 हो जाएगा। ठीक है, अब a धन 1/a का मान आपको निकालना है। ठीक है, a धन 1/a का मान आपको निकालना है, और यहां पर इतने का मान आपको पता है कितना, इतने का मान आपको पता है 2, यहां पर 2 रख दीजिए, 2 धन 2 बराबर 4। ठीक है, हो गया। a धन 1/a का होल वर्ग का मान आ गया 4 आ गया ना। अब यहां पे आपको a धन 1/a का ही मान निकालना है। अब यहां से जैसे ही आप वर्ग हटाएंगे अगले वाले पर वर्गमूल चढ़ जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहां से वर्ग हटाते हैं तो यहां पे वर्गमूल चढ़ जाता है। a धन 1/a की वैल्यू नीचे आ रहा है ना, बताओ, a धन 1/a की वैल्यू हो जाएगा √4। ठीक है, और √4 का जो है वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है ना। कोई समस्या और नहीं होनी चाहिए, और निश्चित तौर पे आप इस सवाल को हल कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए 7वें सवाल की बात करते हैं। 7वां सवाल, इस सभी सवाल हमें नहीं लगता है मैंने कोई भी सवाल आपको नहीं बताया है, प्लेलिस्ट में सभी की सभी वीडियोज दी हुई है, और आपको ईमानदारी से अगर बेहतर करना है जीवन में तो निश्चित तौर पर उन वीडियोज को जरूर देखिएगा। -4/9 कौन सा सवाल है, 7वां। -4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम आपको बताना है। क्या बताना है, गुणात्मक प्रतिलोम। मित्रों, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, मैंने आपको बताया, जब भी आपको गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जाए, है ना, तो उस संख्या में किसी ऐसी संख्या से गुणा करना है जिसका मान 1 प्राप्त हो जाए। क्या प्राप्त हो जाए, गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करते समय उसी संख्या में किसी ऐसी संख्या से गुणा करिए
इससे उसका मान 1 प्राप्त हो जाए। ठीक है, इसका एक मान का प्राप्त होगा -4/9 का, जब हम क्या करेंगे, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -9/4 होगा। क्यों होगा -9/4? क्योंकि -4/9 में जैसे ही हम -9/4 से गुणा करते हैं, इसका मान जो है 1 आ जाएगा। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करते समय हम यह ध्यान रखते हैं कि ऐसी संख्या का गुणा करें कि इसका मान जो है 1 हो जाए। मैं देसी ट्रिक आपको बता दूं, जब भी आपको भिन्न का गुणात्मक प्रतिलोम दिया जाए, उसका टांग सीधे उठा करके पलट दीजिए, पैर का सर बना दीजिए, सर का पैर बना दीजिए, अंश का हर, हर का अंश, गुणात्मक प्रतिलोम में। और योगात्मक प्रतिलोम में आपको क्या करना है, इसे भी ध्यान रखिए। योगात्मक प्रतिलोम में आपको क्या करना है, योगात्मक प्रतिलोम में किसी ऐसी संख्या को ऐड करना है जिससे उसका मान 0 हो जाए। जैसे 4 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -4 होगा। -1/2 का योगात्मक प्रतिलोम (1/2) होगा। ठीक है, चलिए, उम्मीद है समझ गए होंगे। 8वां सवाल देखिए। 8वां सवाल दिया गया है, 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 रुपया कम है। 7 पुस्तकों के मूल्य ₹72 कम है। एक पुस्तक का मूल्य, माना एक पुस्तक का मूल्य 100 रुपया। आप लिखिएगा अच्छी तरीके से, ईमानदारी से लिखिएगा। 5 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा, 5 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा, 5x होगा। एक पुस्तक का मूल्य जब मैंने x मान लिया, 5 पुस्तकों में 5x होगा, और 7 पुस्तकों का मूल्य 7x होगा। प्रश्नानुसार क्या दिया गया है, आपको इसे लिखना है, प्रश्नानुसार, है ना। प्रश्नानुसार 5 पुस्तकों का मूल्य 5x, 7 पुस्तकों के मूल्य से 7 पुस्तकों का मूल्य 7x, इससे जो है 72 रुपया कम है, -72। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब बीजी व्यंजक एक तरफ, अंकगणितीय व्यंजक एक तरफ। 5x - 7x बराबर -72। ये -72 इधर ही है तो माइनस उधर ही रहेगा, है ना। 5x 7x, एक बड़ा एक छोटा, एक धन एक ऋण, क्या होगा, घटेगा। घटेगा तो किसका चिन्ह आएगा, हमेशा उसका चिन्ह आता है जो संख्या बड़ी होगी। 7 में से 5 घटेगा 2 आएगा, और चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि -7 बड़ा है। -2x = -72, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 2 का 36। कितना हो जाएगा, 36 रुपया। समझ में आया ना। तो अर्थात एक पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा, 36 रुपया। कोई समस्या नहीं। चलिए अगला सवाल देखिए। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है, द्वितीय क्रमागत संख्या का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी आपको क्रमागत संख्या पूछा जाए, जब भी आपसे क्रमागत संख्या कहा जाए कि ऐसी क्रमागत संख्याओं का योग इतना है, तो ऐसी जब भी देखिए, अगर मैं आपसे कहूं 3, एक क्रमागत संख्या 5 है, दूसरी क्रमागत संख्या क्रम आगत मतलब क्रम से आ रही हो, दूसरी संख्या 6 होगी, तीसरी संख्या 7 होगी, चौथी संख्या 8 होगी। ये होगी, ये होती है क्रमागत संख्या। ठीक है, अगर हम 5 की जगह पर x मान लें तो इकाई संख्या क्या हो जाएगी, x धन 1 हो जाएगी, और अगली संख्या क्या हो जाएगी, x धन 2 हो जाएगी। अगर 5 की जगह पे हम x मान लें तो 6 कैसे आया है, 5 में 1 जोड़े हैं तभी ना आया है, उसीलिए x में हम x धन 1 कर देते हैं। और 7 कैसे आया है, जब हम x में 2 जोड़े हैं तभी ना 7 आया है, तो हम x में 2 जोड़ देते हैं। मतलब 5 में 2 जोड़ेंगे 7 आएगा, तीसरी क्रमागत संख्या तो x धन 2। तो पहली क्रमागत संख्या हम मान लेते हैं, माना पहली क्रमागत संख्या x है, तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, x धन 1 हो जाएगी। तीसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, x धन 2 हो जाएगी। प्रश्नानुसार क्या कहा गया है, प्रश्नानुसार कहा गया है भैया तीनों का जो है योग कितना है, तीनों का योग 87 है। तो x धन 1 धन x धन 2 ये बराबर हुई है 87। कोई दिक्कत आपको नहीं। 3 ठीक x है, 3x हो जाएगा, 1x 2x 3x। बिरादरी को एक के पक्ष में जोड़ते हैं ना, गैर बिरादरी को अलग जोड़ते हैं। 3x हो जाएगा धन, 2 1 3 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 87। 3x = 87 में से 3 को घटा देंगे कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा, है ना। तो x = कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 8 24। x का वैल्यू आ गया 28। तो दूसरी क्रमागत संख्या 29, तीसरी क्रमागत संख्या 30। 28 29 30 को आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 87 आएगा, और दूसरी क्रमागत संख्या आ जाएगी मित्रों 29। उत्तर आपसे क्या पूछा गया है कि द्वितीय क्रमागत संख्या कौन सी होगी, तो 29 होगी। तृतीय क्रमागत संख्या कौन सी होगी, 30 होगी। पहली क्रमागत संख्या 28 होगी। कोई समस्या नहीं, ठीक है। चलिए 10वां सवाल देखिए। मैं 2 सवाल इसमें आपको दूंगा, आपको मूड मानना है इसमें, और अगर सवाल नहीं आता है ना,
अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि आपसे हम संपर्क कैसे करें। मित्रों, अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, है ना, तो NITIN, हमारा नाम नितिन उपाध्याय है। निशांत ज्ञान के नाम से चैनल चलता है, हमारा नाम निशांत नहीं है ना, हमारा नाम नितिन उपाध्याय है। तो नितिन उपाध्याय UPADHYAY, नितिन उपाध्याय 817 इंस्टाग्राम आईडी है। आप हमें इस पर फॉलो कर लीजिएगा और आप हमें इस यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फॉलो करिए या ना करिए, अगर आपका कोई प्रश्न बचता है, कोई प्रश्न दिमाग में चलता है तो आप जरूर पूछा करिए, मैं जरूर आपका रिप्लाई करूँगा, है ना। कोई दिक्कत आपको नहीं लेनी है, मैं आपके साथ हमेशा हूँ और हमेशा रहूँगा। 10वां सवाल आपसे कहा गया है कि एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। क्या कहा है? आयत का परिमाप। मित्रों, किसी भी चित्र का परिमाप क्या होता है? उसकी परिमाप का मतलब चारों भुजाओं का, मतलब जितनी भी भुजाएं दी हुई उसका माप, है ना। ये 6 है। आप सभी लोग एक आयत की प्रॉपर्टी जानते हैं कि आयत में जो है आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती। ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, ये 10 है तो यह भी 10 हो जाएगा, यह भी 10 हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब इसे क्या कर देंगे आप? चारों को जोड़ देंगे। 10 धन 10 धन 6 धन 6, 10 10 20 6 26 6 32, है ना। एक आयत का फार्मूला भी कब बना दिए हैं? 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, है ना। ये आयत का फार्मूला भी लोग बनाए हैं। लोग क्या बनाए? आप भी बना सकते हैं। 2 ब्रैकेट लंबाई कितनी है? 10 है। चौड़ाई कितनी है? 6 है। 10 6 16, 16 हम 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 32। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिटा देते हैं इसे, है ना। चलिए 11वां सवाल है। एक बर्तन में 7800 सेंटीमीटर क्यूब क्या है भैया? पानी है। आपको 7800 से, एक ही बर्तन है और बर्तन में कहा गया है कि 7800 सेंटीमीटर क्यूब, अंग्रेजिया बोल दिया। क्या बोल दिया? अंग्रेजी बोल दिया। आपसे कहा है कि एक बर्तन में 7800 सेंटीमीटर क्यूब पानी है, तो बेटा बताओ इसमें कितना लीटर पानी है ना। बहुत आसान सवाल है। जब भी सेंटीमीटर के क्यूब में आपको दिया रहे, है ना, आयतन दिया रहे, आपको लीटर में बदलना रहे, तो आपको क्या करना है? हमेशा 1000 से भाग दे देना, ठीक है। आपको 7800 में 1000 से भाग दे देना है ना। 1000 से जब भाग देंगे तो दशमलव कहाँ पे लगेगा, है ना। दशमलव कहाँ पे लगेगा? यहां से जितना शून्य होता है, ध्यान रखिए कि जितना शून्य होता है, जितना शून्य होता है नीचे, उतना दशमलव जो है दाहिनी हाथ से बाएं हाथ की तरफ भाग जाता है। और जब भी किसी संख्या में दशमलव ना लगा हो तो हम मानते हैं कि उसमें दशमलव लगा है। कहां लगा है? उसके अंतिम में लगा है। जैसे 7800 में दशमलव नहीं लगा है, इसका मतलब है दशमलव 7800 के बाद यहां पे लगा है। और 1000 से भाग देना मतलब इसमें जो है 3 जीरो दिया गया है। 3 जीरो जब लगा है तो यह दशमलव 3 अंक इधर आ जाएगा, 1 2 3, अर्थात 8 के यहां पे आके लग जाएगा 7.8 लीटर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आया ना। चलिए अब जैसे मैं कहूं 54 को 54 को जो है 1000 से भाग दे दीजिए, भाग दीजिए। दशमलव यहां पे है 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक। अब यहां पे तो कोनो अंक है नहीं, तो यहां पे 1 जीरो अपने मन से लगाइए, तब बढ़ा दीजिए। 0.5 क्या बताए, 0.54 दशमलव यहाँ पे लगे। यहाँ पे कोई अगर अपने मन से जीरो बढ़ा दे तो कोई दिक्कत नहीं है। दुल्हन को सजाने के लिए हम दशमलव की इधर भी जीरो लगा देते हैं। मेकअप वकअप किया जाता है ना, उसी तरीके से हम मेकअप करते हैं। मेकअप, है ना, मैथ का मेकअप इसे बोलते हैं। काली लड़की भी गोरी लगने लगती है। चलिए अगला सवाल देखिए। वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा 30 मीटर है, वर्गाकार पार्क है, वर्गाकार पार्क बना देते हैं, है ना। लघुत्तरी है भैया, ऊपर लघुत्तरी डालिएगा, ऐसे लघुत्तरी डालिएगा आराम से, है ना। लघुत्तरी प्रश्न। एक वर्गाकार पार्क की भुजा 30 मीटर है। 30 वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। 30 30 30 30 मीटर 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 लिख लीजिए, लिखिएगा। इसे आपको डायमीटर बनाना है। और इसके इस चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है भैया। चला रास्ता बना देते हैं। 1 1 1 1 1, ठीक, 1 1 1, ठीक है। चलिए पार्क में 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। पार्क में 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। भैया क्या आपसे पूछा है? अब हमें लगता है आपसे यही पूछा है ना कि एक पार्क है जिसकी लंबाई 30 है ना, और इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। जब 1 मीटर चौड़ा रास्ता है इसके चारों ओर, चौड़ा हम बोल रहे हैं मतलब एक कानपुरिया वाला भाषा है ना। इधर भी 1 मीटर है, इधर भी 1 मीटर है, अर्थात ये जो बड़का वाला है इसमें घास आपको लगानी है।
बड़का वाले में, अर्थात रास्तवा सहित घास आपको लगानी है। एक ठीक इधर बढ़ गया, एक ठीक इधर बढ़ गया, मतलब कितना हो गया 32 हो गया ना भैया, 32 हो गया ना। ऊपर भी 1 मीटर बढ़ा, इधर वो 1 मीटर बढ़ गया, मतलब 32 गुणे 32 हो गया। आप 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, मतलब एक एक दोनों को बढ़ा ना, तो एक उधर एक उधर, एक एक 2, अर्थात बड़का जो पार्क हुआ 32 हो गया। अब कर लीजिए भाई गुणा, 32 गुणे 32 हम करके दिखा देते हैं आपको। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 4 6 12 2 यहाँ से 1 9 1 10, 10,024, 10,024 वर्ग मीटर। अब 1 वर्ग मीटर का खर्चा 2 रुपया है, तो इतना कितना हो जाएगा, 2 से गुणा कर दीजिए, 2048 आ जाएगा, 2048 रुपया आपको बाकायदे लिखना है। 1 वर्ग मीटर का खर्चा जो है 2 रुपया, तो 1024 वर्ग मीटर का खर्चा, घास लगवाने का खर्चा 1024 गुणे 2 बराबर 2048 रुपया आएगा उत्तर, है ना। इसे आपको लिखना है, तब जाकर के आपको नंबर मिलेगा। 12वां सवाल हो गया। थोड़ा जल्दी जल्दी सवाल करा रहे हैं, क्योंकि आज हमने जो है, जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तब मैं खाना खा चुका हूँ, भोजन कर चुका हूँ, और भोजन लेने के बाद जो है थोड़ा सा खड़े होने में प्रॉब्लम होती है, सबको होती है, हमें नहीं होती है, सबको होती है। 13वां सवाल देखिए, ए धन बी बराबर 12, ए धन बी बराबर 12, ए ऋण बी बराबर 2, तो ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर का मान आपसे पूछा गया है ना। ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर का मान आपसे पूछा गया है। हम जानते हैं ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए धन बी एक ब्रैकेट में होता है ए ऋण बी। कौन सा सवाल है भाई, ए धन बी का मान दिया गया है, ए ऋण बी का मान दिया गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान पूछा है, तो हम एक फार्मूला जानते हैं भैया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए धन बी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो कर लीजिए ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए धन बी की जगह पर इसका मान रख दीजिए 12, और ए माइनस बी की जगह पर इसका मान रख दीजिए 2, 12 दूनी 24, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान 24 आ जाएगा। कोई समस्या? चलिए 14वां सवाल देखिए। एक न्याय पंचायत में 3x धन 2 ग्राम सभाएं हैं। यदि प्रत्येक ग्राम सभा में x स्क्वायर धन 3x धन 6 मतदाता हैं, यदि x बराबर 2, तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। एक न्याय पंचायत में 3x धन 2 ग्राम सभाएं हैं, है ना, इतना ग्राम सभा है, और प्रत्येक ग्राम सभा में इतना मतदाता है, तो आपको क्या करना है भैया, है आपको सीधे कर देना, गुणा करना है ना। एक न्याय पंचायत में मतलब समझ लीजिए, एक न्याय पंचायत में 10 गांव है, और प्रत्येक गांव में 4 मतदाता है। तो अगर हम आपसे कहें कि कुल कितने मतदाता हैं, तो आप सीधे कह देंगे 10 चौका 40 मतदाता हैं। ऐसे यहाँ भी करना है, सीधे गुणा कर देना है आपको। 3x धन 2, है ना, किससे गुणा करना है, x स्क्वायर धन 3x धन 6 से गुणा करना है। अब यहाँ पे कह दिया भैया x का मान 2 ही है, यहाँ x बराबर 2 रखने पर रख दीजिए x बराबर 2, 3 गुणे 2 धन 2, यहाँ पर 2 का वर्ग धन 3 गुणे 2 धन 6, है ना भैया। 3 दूनी 6 2 8 गुणे 2 दूनी 4 धन 3 दूनी 6 धन 6 और 6 12 12 4 16, 8 गुणे 16 16 8 128। ठीक है, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत अगर आपको हो तो आप बताइएगा। जैसे कोई सवाल मैंने कल एक अगला प्रैक्टिस सेट करवा रहा था, 7 का गुणा 1 में किया था, तो मैंने वहाँ पे 7 लिख दिया था। काफ़ी लोग कमेंट किए थे भैया ये गलत है। भैया गलत नहीं था, 7 का 1 में गुणा कर लीजिए। इसे कहीं पर गुणा गलती हो जाए तो आप उसे देख ले होते ना, तो आप है ही भाई, इतना तो जानकार है ही ना। अगर नहीं इतना जानकार है तो भाई आप बहुत पीछे हैं, है ना। मुझे इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं, आप कंपटीशन के दौर में बहुत पीछे हैं। 15वां सवाल देख लीजिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान आपको ज्ञात करना है। ए बी का मान दिया है 5 और ए माइनस बी का मान आपको दिया है 4, है ना, दिया गया है ना। यहाँ पर सवाल दिया गया है ए बी का मान 5 दिया गया है, ए माइनस बी का मान 4 दिया गया है। यहाँ पर ए माइनस बी नहीं है, ए प्लस बी है, ठीक है, इसे सुधार लीजिएगा, ए प्लस बी है। तो आपसे पूछा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान पूछा गया है। तो हम जानते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए धन बी होता है, यही इसका फार्मूला होता है ना। ए प्लस बी का मान हमको पता है 4 का क्यूब, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू हमें निकालनी है, इसे रहने देंगे। धन 3 गुणे ए बी का मान हमको पता है 5, है ना, और ए धन बी का मान पता है 4,
बस आपको यही मान रख देना, 4 चौका 16, चौका 64 हो जाएगा, और a क्यूब प्लस b क्यूब यहाँ रहने देंगे। यहाँ पर देखिए 3 × 5 = 15, चौका 60 हो जाएगा। अब 60 को सीधे यहाँ पर लेके चले आएंगे, 64 - 60 बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब, है ना। और 64 में से 60 को घटाएंगे तो आ जाएगा 4, तो a क्यूब प्लस b क्यूब का मान आ जाएगा भैया 4, है ना। ऐसे सवाल लगेगा। इसमें थोड़ी सी क्या कर दिए हैं, थोड़ा सा जो है मिस्टेक कर दिए हैं छपाई में, है ना। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन, है ना, एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन 264 है। देखिएगा जब भी घन का आयतन क्या पूछा गया है, जब भी घन का आयतन कहा जाए, है ना, घन का नहीं घनाभ का आयतन, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया रहे, है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जब दिया रहे उसका आयतन पूछा जाए तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। आयतन कितना है, 264 है। आयतन की जगह आयतन लिख दीजिए, लंबाई की जगह लंबाई कितनी भैया, लंबाई जो है 8 है, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई जो है 6 है, और ऊंचाई आपसे पूछिए, ऊंचाई एच कर लेते हैं। 8 × 6 = 48 हो जाएगा, 264। ऐसे थोड़ा थोड़ा काट लीजिए, मुझे तो लगता है थोड़ा थोड़ा काट लेंगे। 8 × 3 = 24 कर दीजिए, 2 बचेगा 4 बचेगा, 8 × 3 = 24 हो जाएगा। 8 × 3 = 24, 2 और 4, फिर 8 × 3 = 24, यहाँ ठीक है, ये होगा ना। 8 × 3 = 24, 264 है, हाँ, 8 को 8, 8 दूनी 16, 8 × 3 = 24, 24 2 26, 2 और 4 फिर बचेगा, 8 × 3 = 24, ठीक। एच बराबर हो जाएगा 6h, यहाँ पर देखिए 6h बराबर 33, एच बराबर हो जाएगा 33/6, है ना। आपको 33/6 मीटर आपको लगा देनी है। आप इसे काट लीजिएगा, 6 × 5 = 30, है ना, दशमलव लगा दीजिए, 6 × 5 = 30, 5.5 मीटर, है ना। अभी जो 17वां सवाल है, 17वां सवाल मैं आपको देता हूं सर्च करने के लिए। आपको सर्च करने पर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से इसका कॉन्सेप्ट पता चलेगा। निश्चित तौर पे मैंने भी ये सवाल बताए हैं, प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा। 17वां सवाल दिया, एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे, है ना, 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को जो है 12 सेकंड में पार कर लेती है, 12 सेकंड में पार करती है, तो और तथा एक खंभे को जो है 2.2/5 सेकंड में पार करती है। तो आपको जो है रेलगाड़ी की लंबाई और रेलगाड़ी की चाल बतानी है। रेलगाड़ी की लंबाई, है ना, लंबाई और क्या बताना है, और बताना है चाल। इस सवाल को जो है आप सर्च करिएगा, अगर आपको ये सवाल अच्छी तरीके से समझ में आएगा तो भी, और नहीं आएगा तो भी। हम इस पर जो है एक क्लास लेने वाले हैं, क्योंकि चाल समय दूरी का मैंने क्लास नहीं लिया है। तो जो आपकी परीक्षा में, डीएलएड की परीक्षा में बेसिक सवाल पूछे जाते हैं, मैं इस पर क्लास जरूर लूँगा। 17वां सवाल, क्योंकि डायरेक्टली मैं बताऊँगा थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, और इसके लिए मैं 20-25 मिनट का एक क्लास ले दूँगा, ठीक। 17वां सवाल हो गया, आप इस सर्च भी कर लीजिएगा, अगर आपको आ जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं। 18वां सवाल देखिए। 18वां सवाल जो दिया गया है कि बारंबारता को, निश्चित तौर पे मैं बता दूं ना, मैंने जो वीडियो बनाया है उस वीडियो में 3 वीडियो 4 वीडियो मैंने आपके इस आयत चित्र स्टैटिक्स, मतलब जो बारंबारता होता है, जो माध्यिका होता है, इस पर मैंने 4 वीडियो लिया है ना। और इस 4 वीडियो को आपको पूरा का पूरा जो है घोल कर पी जाना है। और इन 4 वीडियो को आप अगर 5 बार 6 बार 10 बार भी देख लेते हैं तो आपका जो है निश्चित तौर पे हर एक पेपर का, प्रीवियस ईयर का मैं पेपर देख रहा हूं, हर एक पेपर में स्टैटिक्स से एक सवाल जरूर पूछा जाता है, और आपका 2 से 3 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ये जो 18वां सवाल है ना, मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आयत चित्र बनाना, बारंबारता बनाना, अंतराल बनाना, सब कुछ मैंने बताया है। उन 3-4 वीडियो का लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और उससे पहले आपको प्लेलिस्ट तो जरूर पूरी की पूरी देखनी है ना। चलिए 17वां सवाल, इसके लिए मैं क्लास लूंगा, इसके लिए आपको जो है तीनों वीडियो देखना है। और अगर आपको आता है, आप पहले से हमारे व्यूवर्स हैं, तो निश्चित तौर पे ये वीडियो मतलब ये सवाल तो आपको जरूर आता होगा। मैंने इस पर 4 वीडियो लेकर आया था, धमाकेदार वीडियो था, बच्चे खूब आनंद से देखे थे, आप भी जाकर के आनंद ले लीजिए, है ना। चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। निश्चित तौर पे मैंने एक प्रयास किया है, एक अपनी तरफ से प्रयास जरूर हर वक्त मैं अपनी तरफ से बेहतर करने का प्रयास करता हूँ। बाकी हर इच्छा, अगर आपको पसंद आती है वीडियो को लाइक वगैरह कर दिया करिए। मैं पूरे वीडियोज के बीच में कभी भी नहीं कहता हूँ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आते हैं सब्सक्राइब करिए। अंत में जरूर बोलता हूँ भाई, एक संख्या बल आपके साथ, हमारे साथ होगा तो निश्चित तौर पर मैं आपके लिए आवाज़ उठाऊँगा। एक संख्या बल 21 बैच वालों,
अगर हमारे साथ आप लोग जुड़ते हैं और आप जो है चाहे 21 बैच को हो, चाहे 22 बैच को हो, चाहे 18 बैच को हो, चाहे 19 बैच को हो, हमारे ऊपर आपको अगर विश्वास है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। क्योंकि अगर सब्सक्राइब आप करेंगे तो एक संख्या हमारे पास होगी और उसी संख्या के आधार पे अगर भविष्य में हमें आपके लिए कहीं पर कुछ करना पड़े या कहीं पर आपके पक्ष में आकर के कुछ बोलना पड़े तो हमारी बात जो है दूर तक पहुंचेगी। इसके लिए जरूरी है आपको हमारा सपोर्ट। और आप सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? सपोर्ट करने के लिए केवल और केवल चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। जितनी संख्या बल अधिक होगी उतने हमारा पावर बढ़ेगा और हम उतनी ही बेहतरीन तरीके से वीडियोस तो आपको देंगे ही देंगे, उतनी ही बात में हमारे जो है आपको गंभीरता दिखाई देगी, उतनी ही हमारी बात में आपको जो है एक कुछ अलग करने का जज्बा दिखाई देगा। संख्या बल अधिक होगा तो हम भी जो है एड़ियों पर उछल उछल करके पढ़ाएंगे, है ना। बहुत अच्छा लगता है जब लोग संख्या में अधिक होते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, जहाँ तक हो सकता है वीडियो को शेयर वगैरह करिए। और बहुत जल्दी मैं आपके लिए कहता हूँ, मैं आपके लिए वो काम करूँगा जो निश्चित तौर पर कोई यूट्यूबर करता होता नहीं है। मैं हमेशा सेल्फ स्टडी पर फोकस करवाता हूँ, वीडियोज़ को देखने पर फोकस नहीं करवाता हूँ। कोई भी यूट्यूबर ऐसा कह ही नहीं सकता है कि आप YouTube के वीडियो को ना देखिए, लेकिन आप एक हमारे साथी हैं, हमसे आपका एक आत्मीय जुड़ाव है। इस वजह से मैं कहता हूं कि भाई वीडियोज बहुत ज़्यादा मत देखिए, सेल्फ स्टडी जितना आप करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि मैं आपसे जो मेरा जुड़ाव है वो शायद आत्मीय है और मैं आपके लिए बेहतर करने के उद्देश्य से यूट्यूब पर आया हूं। तो आखिरी बात बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराई अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। अगर आज जो है संघर्ष की काली रात है तो निश्चित तौर पे सफलता का सूर्योदय आपके चेहरे, आपके शरीर को जरूर चमकता हुआ झकझोरेगा एक दिन। और आप जो है अपने समाज में, अपने देश में, अपने पड़ोसियों में, अपने रिश्तेदारों में एक अलग फूल बन करके खिलेंगे। निश्चित तौर पे वो दिन नज़दीक है, केवल उसके लिए ज़रूरत है तो आपको एक कड़ी मेहनत की ज़रूरत है, आपको लगन की ज़रूरत है, आपको अनवरत परिश्रम की ज़रूरत है। और आपके माता पिता जिस उद्देश्य के साथ इस क्षेत्र में आपको ला करके खड़ा किए हैं, यही बहुत बड़ी बात है। जो आप समझते हैं कि आप बहुत संघर्ष में हैं तो एक दिन जो है निकल करके बाहर देख लीजिएगा। जो आप सपना देखते हैं शायद वह किसी के लिए सपना हो। आप 2 वक्त की रोटी खा लेते हैं, बहुत बड़ा समझ लीजिए आप बहुत सुकून में हैं। जिनके पास रोटी नहीं 2 वक्त की जा रही है, बताइए वो कितने संघर्ष कर रहे हैं। आपके सामने थोड़ा सा भी कोई संघर्षमय वातावरण आ जाता है तो आपको लगता है हम ही जीवन में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। भाई आप नहीं कर रहे हो, आप निकल करके देखिए। आपसे भी गुजरे लोग जो है इस समाज में, इस धरती पर जो है अपना जीविका निर्वहन कर रहे हैं और पूरी ईमानदारी के साथ लगे हुए अपनी जीविका निर्वहन में, जो ईश्वर ने यह शरीर दिया है इसके निर्वहन में लगे हुए हैं। तो मैं आखिरी में यही कहूंगा भाई, जो आपके लिए सपना दिख रहा है ना, वह किसी के लिए सपना है। जो आप वर्तमान में हैं यह भी किसी के लिए सपना है ना। तो आप अपने आप को कभी कोसिए मत। आपका भाग्य खराब है, भाग्य नहीं खराब है, आपका भाग्य कभी नहीं खराब है। केवल आपको जरूरत है तो मेहनत करने की जरूरत है, निश्चित तौर पे सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, चलिए ज़्यादा बातें कर देता हूँ। अंत में 2-3 लाइन आपको थोड़ी सी लगती है, मुझे लगता है कि मोटिवेटेड होती है, इस वजह से मैं ये चीज़ें बोलता हूँ। माता पिता के सपने को साकार करना आपका प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। और माता पिता के सपनों के सामने हर किसी की कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी, चाहे वो मेहनत की कुर्बानी हो, चाहे आपके और भी कोई कुर्बानी हो, तो हर एक चीज़ करना है। क्योंकि आपके लिए जो उन्होंने किया है वही बहुत बड़ी बात है। आपको इस योग्य बनाया है कि आज आप बीएड कर रहे हैं, आप आज डीएलएड कर रहे हैं और आज आप निशांत ज्ञान के वीडियोज को 15,000 की मोबाइल पे देख रहे हैं। यही बहुत बड़ी बात है ना। मेरे लिए तो बड़ी बात है, आपके लिए कैसी है जरूर बताइए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।